बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा जी, बोहर का जो ये हमारे पास मॉडल है, इसमें बोहर ने जो हमें बताया था, ये बोहर ने, नील बोहर नाम था उसका, और उसने प्रपोज की थी थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की, कि हाइड्रोजन एटम के बारे में उसने बताया था कि हाइड्रोजन एटम है क्या चीज़ है। रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक थे मॉडल के अंदर, वो बोहर ने ठीक करके हमें अपना एक मॉडल पेश किया था, जिसको हमने नाम दिया बोहर मॉडल का, या जो उसने नाम दिया था बोहर मॉडल का। और बोहर ने जो बातें कही थी, उसने कहा था द इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस, और ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी एंड दैट वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। और उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। इसको अगर हम पॉइंट्स में लिखें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व बेटा अपनी वीडियो प्लीज़ ऑफ कर लिया करें। मैंने आप लोगों से कई दफ़ा कहा है, आप जब स्टार्ट करते हैं कई दफ़ा आपकी वीडियो ऑन होती है, तो आप लोग वो वीडियो ऑफ कर लिया करें साथ ही। ओके जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स also called as energy level। अब इसको एनर्जी लेवल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर ऑर्बिट की अपनी एक खास एनर्जी होती है, इसीलिए हम इसको एनर्जी लेवल भी कह देते हैं। ये हमारे पास हम कह दें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करता है, अब वो मूव करता है, और लेकिन उसके लिए जो जो ऑर्बिट्स पॉसिबल है, उस ऑर्बिट्स की भी एक क्वालिटी है। उस क्वालिटी क्या है? उस ऑर्बिट की क्वालिटी ये है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होना चाहिए आपके पास एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई के, एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई के। अच्छा, इसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस लग रही होती हैं। एक फोर्स आपके पास लग रही होती है कूलम फोर्स, कूलम फोर्स, और दूसरी फोर्स जो बराबर है इसके वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। कूलम फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दो फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। और दो फोर्सेस में से एक फोर्स होती है कूलम फोर्स, और दूसरी फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। कूलम फोर्स का फार्मूला आपके पास होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्केयर। अब क्योंकि दोनों जो आपके चार्जेस हैं वो चार्जेस बराबर हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, तो वो आपके पास आ जाएगा के ई स्केयर डिवाइडेड बाय आर। के ई स्केयर डिवाइडेड बाय आर, के ई पावर 2 डिवाइडेड बाय आर। और जो दूसरी फोर्स है वो हमारे पास होती है एम, सॉरी ये डिवाइडेड बाय आर स्केयर है, डिवाइडेड बाय आर स्केयर। और दूसरी जो फोर्स है वो होती है एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर के। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, और वो हमारे पास कूलम फोर्स का फार्मूला है, जो मैंने दोनों के साथ उनके नीचे लिख दिया। ये दो फोर्सेस आपके पास इलेक्ट्रॉन पे लग रही होती हैं। ये जो कूलम फोर्स होती है, ये फोर्स कहाँ से आती है? जब आपके पास दरमियान में न्यूक्लियस और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होती है वो आपके पास आ जाती है कूलम फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के बराबर। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है एंगुलर मोमेंटम का। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल whose angular momentum is equal to multiple of is equal to multiple of
एन एच डिवाइडेड बाय, बल्कि h डिवाइडेड बाय 2 पाई। और क्योंकि n आपके पास एक नंबर है, वो हम अभी डिफाइन करते हैं क्या है, वो है h डिवाइडेड बाय 2 पाई। पाई का मतलब है ये जो आपने 3.14 या 22/7, तो ये हमारे पास है h डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ऑफ बोहर मॉडल, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इसके मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mvr। मोमेंटम अगर mv के बराबर होता है तो ये r क्यों आया है, क्योंकि जो हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 स्टडी किया था, तो चैप्टर नंबर 5 उसके अंदर हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय P, R मल्टीप्लाई बाय P। तो R मल्टीप्लाई P आपके पास मोमेंटम है, mv मल्टीप्लाई बाय R आ जाएगा, इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई, और वेयर n इज एन नंबर विच इज इक्वल टू 1 2 3 ऑनवर्ड सब कुछ, और वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, n इक्वल 1 2 3, ये आपके पास ऑनवर्ड सो ऑन चलता जाएगा। और h आपके पास क्या है, h इक्वल प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.625 एक्सपोनेंशियल -34 जूल सेकेंड्स, जूल सेकेंड। तो ये हमारे पास जो इसके अंदर वैल्यूज यूज होनी है n की, h की, ये वो है हमारे पास। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम अगर इसके बराबर होगा तो वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके जी, इसके बाद जो ये जो थर्ड पॉइंट है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेगा वो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन remain in fixed orbit, it does not radiate energy, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन क्लासिकली ये पॉइंट जो है ना हमारे पास जो है थोड़ा सा इशू क्रिएट करता था कि आपके पास एक चीज़ मूव भी कर रही है और वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रही, तो फिर ये इसके पास इसी वजह से जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो आपके पास रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था व्हाई इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। लेकिन उसने ये कहा कि जब यही इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ तो ये एनर्जी गेन करता है, और जब एनर्जी जब रिलीज करता है तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ मूव करता है। इट जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट व्हेन इट गेन एनर्जी। यहाँ पे गेन एनर्जी का मतलब है कोई भी फोटोन इसने क्या किया है, इसने फोटोन एक्सेप्ट कर लिया, यानी हमारे पास एक फोटोन आ रहा है और वो फोटोन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ चला गया, फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट, और कहां से गया, लोअर ऑर्बिट से। लोअर ऑर्बिट का मतलब है लोअर एनर्जी स्टेट, और हायर ऑर्बिट का मतलब है हायर एनर्जी स्टेट। अच्छा, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ चला गया। अब वो हमेशा हायर ऑर्बिट में नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा जंप करेगा, और जंप करके जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी फोटोन रिलीज करेगा, फोटोन ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और वो एनर्जी बराबर होगी जितनी उसने एनर्जी गेन की होगी, रिलीज एनर्जी या रेडिएट एनर्जी, अब वो रेडिएट एनर्जी करेगा तो उसका मतलब ये है जब इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी गेन करके जाएगा, और वापस आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। अब ये एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों एनर्जी सेम होंगी, ये दोनों एनर्जीज क्या होंगी, सेम होगी। तो ये दोनों एनर्जीज अगर हमारे पास सेम होंगी
तो इसमें जो फार्मूला है वो बराबर है HF इज इक्वल टू E ऑफ N माइनस E ऑफ P। En आपके पास हायर एनर्जी ऑर्बिट है, N फॉर अपर ऑर्बिट या हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट, while P फॉर लोअर एनर्जी ऑर्बिट। तो ये हमारे पास HF उसकी एनर्जी है, E इज इक्वल टू HF होता है, ये हमें पता है। और अगर ये HF होता है तो N हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिट है और P जो है वो हमारे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। ओके बेटा, मैं दोबारा से आपको पूरा बोहर मॉडल दोबारा बता रहा हूँ। हमारे पास बोहर मॉडल क्या है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन में उसने जो पॉइंट दिए थे, पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट, जिसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। यहाँ पे लेवल नहीं लिखा हुआ, एनर्जी सिर्फ लिखा गया है, एनर्जी लेवल, ठीक है, क्योंकि हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं, एक होती है कूलम्ब फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स present in the nucleus and while electron revolving around the nucleus, और दूसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको सर्कल में रिवॉल्व करा रही है। एक का फार्मूला के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इधर mv स्क्वायर बाय आर, ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्बिट्स पॉसिबल है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल होगा। मल्टीपल में हम इसको अगर नीचे लिखे हैं तो हमने लिखा mvr = nh डिवाइडेड बाय 2π। m आपके पास मैस है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, और ये mvr इसलिए आया है क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं l के साथ, और l होता है r मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम क्योंकि mv के बराबर होता है तो mv मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2π, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 2 ऑनवर्ड, और h आपके पास प्लैंक कांस्टेंट है। n आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट भी आप कह सकते हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, इसी तरह नेक्स्ट ऑर्बिट की कितनी एंगुलर मोमेंटम होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में फिक्स रहेगा तब तक वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन जब वो अपने एनर्जी ऑर्बिट लोअर एनर्जी गेन कर लेगा तो वो लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट पे चला जाएगा, और अगर वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ दोबारा आता है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी यानी रिलीज करेगा। अब जो मेरे पास वो एनर्जी रिलीज कर रहा है या जो गेन कर रहा है वो बराबर है HF के, क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रिलीज कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन गेन कर रहा है। तो E इज इक्वल टू HF, वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, बराबर है En माइनस EP, एनर्जी ऑफ द हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर ऑर्बिट। P इज फॉर द लोअर ऑर्बिट एंड N इज फॉर द हायर ऑर्बिट। हमारे पास हमने लिखा कि जब हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन थी mvr इज इक्वल टू nh/2π, mvr इक्वल nh डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो पाई यहाँ पे साइन हमारे पास मौजूद है। ओके, आर ऑफ एन, एन क्या है, एन आपके पास एन, ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास mvrn, आर एन का मतलब है रेडियस ऑफ दैट एटम, ठीक हो गया। अब ये आया फार्मूला कहाँ से, ये mvr = nh/2π वाला फार्मूला जो हमने अभी उसमें यूज किया था एंगुलर मोमेंटम वाला। इसमें से अगर मैं v एक साइड पे कर लूँ, बकाया सारों को एक साइड पे कर लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा v इक्वल nh डिवाइडेड बाय 2π m मल्टीप्लाई r ऑफ n। r ऑफ n, तो ये मेरे पास आ गया फार्मूला वेलोसिटी का। ओके जी, अब दूसरा जो फार्मूला था वो था हमारे पास फोर्स दोनों इक्वल थी, आपके पास
force for the Coulomb force equal to centripetal force. तो अगर मैं इनके फार्मूले लिखूं तो मेरे पास आ जाएंगे m v square divided by r equal k e square k e square divided by r square. ये दोनों फार्मूले भी मैंने आपको पहले लिखाए थे. एक में से वेलोसिटी का ये फार्मूला निकल आया, एक में से वेलोसिटी का ये फार्मूला हम निकालेंगे. और k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. हमने जो फाइंड करना है वो रेडियस फाइंड करना है, r फाइंड करना है. r फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी v की वैल्यू है इसका लेंगे स्क्वायर और इसको पुट कर देंगे अपनी इस इक्वेशन के अंदर. और जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक r तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा. r की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और वो क्या निकलेगी, r इज इक्वल टू ये जो हमारे पास ये r है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो k की वैल्यू जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और वो हमारे पास जब हम पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट करेंगे. सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो r के जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई k m e स्क्वायर तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट निकलता है r n का. हम n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो रेडियस चेंज होता जाएगा. n अगर 1 है तो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास r1 की वैल्यू निकल आएगी. अब सबसे पहले अगर n1 ले लें तो n1 लेने से हमारे पास ये जो टोटल रिजल्ट है ये हमारे पास क्या निकलेगा, टोटल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दें तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 के ही बराबर होता है. तो हमारे पास ये जो r1 निकलेगा, r1 आपके पास निकल आएगा रेडियस 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर k m e स्क्वायर, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हमारे पास जो r1 की वैल्यू आती है वो हमारे पास निकलती है सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वल 0.53 एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई
10 raised to power -10 मीटर, -10 मीटर। ओके बेटा, जिस बच्चे ने ये लाइनें डाली हैं प्लीज इसको रिमूव कर दें, लाइंस को। ये हमारे पास रिजल्ट आता है फर्स्ट रेडियस का। अब अगर ये नोट किया जाए ये R1 की वैल्यू है और ये Rn की वैल्यू है, तो तमाम में सिर्फ n स्क्वायर चेंज होगा, बकाया सारे तो सेम रहेंगे। तो Rn का अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो Rn का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, वेयर Rn इज इक्वल टू Rn इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर और साथ मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय R1। आप R1 को उसके n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास तमाम जितने भी रेडियस हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट के रिजल्ट आते जाएंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ R से R1 का जो रिजल्ट आपने निकाल लिया है उससे आप क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो आपके पास आपके रिजल्ट आते जाएंगे। R1 मल्टीप्लाई विद 1 का स्क्वायर तो फर्स्ट ऑर्बिट, R1 का रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर तो सेकंड ऑर्बिट, R1 का रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर तो थर्ड ऑर्बिट। तो ये आपके रिजल्ट्स आते जाएंगे Rn तक, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिट की आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आपके पास आती जाएगी। और इसको जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे उनको हम लिखते हैं ए नॉट एंगस्ट्रॉम नॉट, जो हमने बताया था एंगस्ट्रॉम के अंदर, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर -10 जो होता है ये होता है एंगस्ट्रॉम, तो हम इसको एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब है 0.53 एंगस्ट्रॉम। और अगर सेकंड ऑर्बिट होगा तो 4 × 0.53 एंगस्ट्रॉम, फिर थर्ड होगा तो 9 × 0.53 एंगस्ट्रॉम मीटर। ये आपके पास क्या आते जाएंगे, आपके रिजल्ट्स आते जाएंगे।